हिंदी साहित्य की दूसरी पुस्तक मंदाकिनी में शामिल रचना राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक के बिंदुवार अंशों का शिक्षण कार्य संपादित किया जाएगा। इस रचना में हम राष्ट्र के परिवेश को समझेंगे तो सभी विद्यार्थी महत्वपूर्ण अंशों पर ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं इस अध्याय नंबर 2 को, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और बोर्ड की परीक्षा में आपके जो मंदाकिनी रचना है उसमें से लेखक का जो जीवन परिचय वो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम लेखकों का परिचय नहीं देखेंगे, सीधा ही पाठ का जो मुख्य सार है उसका शिक्षण कार्य करेंगे। इसमें पाठ परिचय दिया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जन के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मिलन से उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय दिया है। कि राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उन्होंने राष्ट्र की जो भावना है, इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिले हुए हैं और किस तरह से राष्ट्र की भावना है उसका परिचय इस पाठ में हमारे को देखने को मिलेगा। भू के प्रति मातृत्व श्रद्धा जन को आदर्श नागरिक बनाती है। अपनी भूमि के प्रति जो मातृवत श्रद्धा है, हम भूमि को अपनी माता मानते हैं, इसके प्रति जन को आदर्श नागरिक बनाते हैं। जितने भी जो लोग हैं उनको एक आदर्श नागरिक के रूप में ये हमारी भावना है वो बनाती है। वहीं संस्कृति तत्व है, उसमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा कर भावात्मक एकता की दृढ़ता का परिचायक होती है। वहीं पर सांस्कृतिक तत्व है, हमारे जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो उच्च मूल्यों के प्रतिष्ठे, हमारे जो जीवन मूल्य हैं उनकी प्रतिष्ठा हमारे अंदर स्थापित करके भावात्मक एकता, हमारी भावना है उसकी एकता है उसका परिचय देते हैं। प्रस्तुत निबंध एक गौरवशाली राष्ट्र भाव को जन जन में प्रसारित करने का स्तुत्य प्रयास है। और इस तरह से ये राष्ट्र की भाव है उसको जन जन में प्रसारित करने का भाव इस रचना में हम देखेंगे। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, तीन चीजें हैं, भूमि है और भूमि पर बसने वाले जो लोग हैं और लोगों की जो संस्कृति है, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं आपस में तो एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इस भूमि का जो निर्माण है कहते हैं कि देवताओं ने किया है, वह अनंत काल से है और बहुत से काल से, बहुत लंबे समय से है, जिस काल का न कोई आदि है ना कोई अंत है, वहां से इस जीवन की शुरुआत चली है। उसके भौतिक रूप और सौंदर्य और समृद्धि आगे दिया है के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। कि संस्कृति के जितने भी जो पक्ष हैं उनके प्रति हमारा सचेत होना भी जरूरी है। और भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवत्ती होगी। हम राष्ट्र के प्रति जितने ज़्यादा जागरूक होंगे हमारी राष्ट्र की भावना उतनी ही ज़्यादा उसको बल मिलेगा। एक तरह से यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ ही नहीं जुड़ी और निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्र बहु का अंकुर पल्लवित होगा। कि राष्ट्रीयता की भावना की जड़ें पृथ्वी में, यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना यहाँ के लोगों में जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ वैसे कोई जड़ें नहीं है जो पृथ्वी में समा रही हों, कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा राष्ट्रीय भाव हैं वो राष्ट्र के प्रति हमारे पैदा होंगे अंदर, और उन्हीं के पौधे हमारे अंदर से खिलेंगे राष्ट्रीयता रूपी। फिर है, इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ इसका अंत होगा, इसकी भी जानकारी प्राप्त करने, और उसकी सुंदरता, उसकी क्या उपयोगिता है और उसकी महिमा को हमारे को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म कवि ने बताया है। फिर आगे देखना, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। चाहे प्रश्न कोई भी छोटे हो बड़े हो, राष्ट्र की बात चाहे कोई छोटी हो चाहे बड़ी हो, महत्वपूर्ण मुद्दा हो या कोई ऐसी बातें हो, उन सभी पक्षों पर हमारे को ध्यान देने की जरूरत है, उन पर हमारे को तैयार रहने की जरूरत है। कमर कसना एक मुहावरा है, तो उसके माध्यम से कवि ने बात कही है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी का सांगोपांग, इसके विविध अंगों का जो अध्ययन है वो जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रदक और कर्तव्य माना गया है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। कि प्रतिवर्ष पृथ्वी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाने वाले जो मेघ हैं, बादल हैं, वो प्रतिवर्ष समय पर आते हैं और अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी कि हमारे को पृथ्वी पर जो
बरसात करने वाले बादल हैं उनका भी हमारे को अध्ययन करना जरूरी है कि किस तरह से बारिश हो रही है और किस तरह से प्रकृति की संपदा है वो उसको बढ़ाया जाएगा वर्षा के द्वारा। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृण लता कि मेघ जलों से, मेघों के जल से परिवर्तित फैलेगा, पुष्पित होगा प्रत्येक तृण, प्रत्येक तिनका लता, लता बेल को कह रहे हैं, और वंशपति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होना चाहिए जिसके प्रति हम सचेत नहीं हो या हमारे को उस बात का पता नहीं हो। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों को नया उजाला दिखाई देगा। कि हमारे ज्ञान के कपाट जब खुलेंगे, ज्ञान के जब मंदिर के पट जिस तरह से खुलते हैं, तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे को शांति का सुकून मिलता है। वैसे ही क्या होता है कि जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान होगा इस बात का, हमारे ज्ञान के किवाड़ जब खुलेंगे तो सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों को में नया उजाला दिखाई देगा और हमारा जो अज्ञान है वो अज्ञान धीरे धीरे दूर होगा, क्योंकि जैसे ही हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। फिर आगे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, धरती माता की कोख में न जाने कितने प्रकार के अमूल्य रत्न भरे हुए हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उसमें कौन परिचित न होना चाहेगा, और लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के पहाड़ों से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं, उन्होंने अपने पानी से न जाने कितनी जो मिट्टी है उसको अलग अलग प्रकार से, धरती पर मिट्टी है उसमें नदियाँ बही हैं, और नदियाँ बहने के कारण अनेक प्रकार की उपजाऊ चीज़ें पैदा हुई हैं, और उपजाऊ चीज़ें पैदा होने के कारण पृथ्वी की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को की जो अमूल्य निधि है उसके माध्यम से पृथ्वी की देह, पृथ्वी के शरीर को सजाया है। हमारे भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खंड पत्थर और कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप चिलकते रहते हैं, और नाना भांति के अनगढ़ नग यहाँ पर पर्वत को कह रहे हैं कि विंध्य की नदियों के प्रवाह में, विंध्याचल जो हमारा भारत का पर्वत है, कि नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, और नदियों का जो प्रवाह, जिस तरह से नदियाँ निकल कर बहती हैं, उस पर नदियों के बहते हुए पानी पर सूर्य की धूप है वो गिरती है तो चिलकते उससे रहते हैं। उसमें जो ये पर्वत हैं ये चमकीले नजर भी आते हैं। उन चिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। और यही यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब चतुर कारीगर इन्हीं नदियों के बहाव को काट जोड़कर एक घाटों का रूप दे देते हैं, जहाँ पर हमारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, वहाँ से अगर इन नदियों को बहा देते हैं तो वहाँ पर बहने के बाद में क्या है कि शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। ये काफ़ी ही, वो जो घाट हैं वो इस बहते हुए नदियों के पानी में बहुत ही सुंदर लगते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं। अनमोल तो हैं ही, जैसे गंगा का घाट है वो काफ़ी अनमोल माना जाता है। देश के नर नारियों के रूप मंडन सौंदर्य प्रसंदन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादन में भी इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है कि बहुत सी अमूल्य इस प्रकार के धरती से रत्न निकलते हैं या इस प्रकार के पत्थर निकलते हैं जिन पत्थरों का हम सौंदर्य प्रसादनों के रूप में भी काम लेते हैं। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है, हम इनसे परिचित होने भी जरूरी हैं। फिर पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी जो सामग्री है हम जो देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलधर और रत्नों की राशियां हैं, जितने भी जो पृथ्वी के भरे हुए पानी से भरे हुए जो सागर हैं, समुद्र हैं, रत्नों की राशियां हैं, रत्नों की जो संख्याएं हैं वो हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। उनके प्रति हमारी चेतना भी जागृत होनी चाहिए और उनके स्वागत के लिए भी हम तैयार होने जरूरी हैं। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती
तब तक हम सोए हुए के समान है। और इन सब चीज़ों के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो चेतना है और राष्ट्र की जो अमूल्य निधियाँ हैं, उनके प्रति देश के नवयुवक जब तक जागृत नहीं होंगे, जब तक उनके अंदर इस चीज़ की जिज्ञासा प्राप्त नहीं होगी उन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब तक हम एक सोए हुए के समान ही माने जाएंगे, हम मूर्छित अवस्था में ही माने जाएंगे। फिर आगे दिया है, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान का भी हमारे को सहारा लेना है, क्योंकि विज्ञान ने नए नए प्रकार के आविष्कार किए हैं, नई नई प्रकार की खोजें की हैं। और उद्यम हमारे को बहुत प्रकार के प्रयास करने हैं, चाहे वो व्यवसाय की तरह हो, चाहे मजदूर के द्वारा मेहनत करके की हो। दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। राष्ट्र के एक स्वरूप को बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतर तरीके से उसको खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे काम के लिए एक मन में प्रसन्नता भी होनी चाहिए, एक उत्साह का भाव होना चाहिए, और अथक जो न थके ऐसा परिश्रम हमारे को लगातार नित्य आगे करता रहना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, कि जितने भी जो राष्ट्र के लोग हैं, हाथ का मतलब यहाँ पर राष्ट्र के लोगों से है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो इन कार्यों में भाग न ले हो, कोई खाली ना रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है, और तभी अपनी जो मातृभूमि है इसकी पुष्कल समृद्धि ये अपनी पुष्पित होगी, समृद्धि फैलेगी इसकी, और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है, और समग्र इसके रूप को तभी निखारा जा सकता है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। और उसके बाद में कवि ने अपने राष्ट्र का दूसरा अंग बताया है कि मातृभूमि पर रहने वाले जो लोग हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो मनुष्य न हो तो राष्ट्र, आगे दिया है कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इन दोनों के मिलने से ही राष्ट्र है वो अस्तित्व में आता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, और जन के कारण ही, लोगों के होने की वजह से ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो पृथ्वी को माता कहने वाला बचेगा कौन। फिर आगे है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, कि पृथ्वी को हम माता मानते हैं और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, और लोग हैं वो सच्चे अर्थों में इसी के ही पुत्र हैं। जैसे एक संस्कृत के एक श्लोक से पुकारा गया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी यहा, कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, कि जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है तो हम राष्ट्र का निर्माण करने की सोचते हैं, और उसी के अंकुर, उसी के जो बीज हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। फिर आगे, यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण में स्वयं वायुमंडल में भरने लगते हैं, और इन भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करते हैं। और मनुष्य क्या करता है कि पृथ्वी के साथ अपने संबंध है वो जोड़ना शुरू कर देता है। जहाँ भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन जड़ बना रहता है। जहाँ पर यहाँ पर देखना, जितने भी जो विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जहाँ पर भाव नहीं है, जहाँ पर लोगों की भावना राष्ट्र के प्रति नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन जड़ बना रहता है। वहाँ पर जो राष्ट्र के लोग हैं और भूमि है उनके प्रति किसी भी प्रकार का संबंध है वो चेतना रूपी नहीं हो सकता, वो बेहोशी की हालत में रहता है, अचेतन मूर्छित अवस्था में रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। और जैसे ही हमारे को इस बात का पता लगता है कि इस पृथ्वी के साथ में हमारा माता रूपी संबंध है और हम इसके पुत्र हैं, तो हमारा मन आनंद और श्रद्धा से भर जाता है और हमारा प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। इसमें एक फिर से एक बार संस्कृत का एक श्लोक दिया गया है और उससे पुकारा गया है कि नमो मात्रे पृथ्वी है, नमो मात्रे पृथ्वी है, माता पृथ्वी को प्रणाम और माता पृथ्वी को प्रणाम। फिर है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। और इसी तरह के अगर हम भाव रखते हैं तो हमारा इस भारत की भूमि या इस राष्ट्र की भूमि है उसके प्रति हमारे बंधन है वो काफी दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन
आश्रित रहता है। और इसी दृढ़ चट्टान पर जिस तरह की भावना हम उस एक तरह से रखेंगे, उसी चट्टान पर इस राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इस राष्ट्र का भविष्य है वो उस चट्टान पर निर्भर करेगा कि वो चट्टान है कितनी मजबूत। फिर आगे देखेंगे, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। मनुष्य है वो अपनी मर्यादा मानता है क्योंकि भूमि के प्रति उसका प्रेम है। तो प्रेम होने के कारण क्या होगा कि राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। मनुष्य अपना राष्ट्र के प्रति अपने क्या कर्तव्य हैं और अपने अधिकारों को पहचानने लगता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है और वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र के अधोपतन को सूचित करता है। स्वार्थ के लिए अगर हम अपनी माता से जुड़े हुए हैं, इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, तो वह पुत्र के अधोपतन का सूचित करता है कि वो एक न एक दिन उस पुत्र का पतन हो जाएगा और उसको गर्त में ले जाएगा अगर वो संबंध है वो मजबूत नहीं हुए तो। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही हम अपनी मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तो जैसे ही संबंध जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये बताया है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागृत होना चाहिए कि क्या ऐसे कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति रखने चाहिए जिससे इस राष्ट्र की बुनियाद है उसको मजबूती मिले। फिर माता अपने सब पुत्रों के समान भाव से चाहती है। तो माता है वो तो जितने भी चाहे पुत्र हों वो अपने सभी पुत्रों से समान प्रेम करेगी। उसी प्रकार से धरती माता है वो अपने जितने भी जो लोग हैं उनको समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई असमानता का भाव पृथ्वी में नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है और जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है उसका भी इस पृथ्वी पर समान अधिकार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। इस पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका विस्तार अनंत है, यानी कि कह नहीं सकते कि इस पृथ्वी पर न जाने कितने जीव जंतु और कितनी चीज़ें इस पर विराजमान हैं। नगर जनपद, ये बहुत से नगर हैं, जनपद बहुत से जिले हैं, पुर हैं, बड़े नगर भी हैं और गांव जंगल पर्वत नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। न जाने कहीं पर गांव बने हुए हैं, कहीं पर जंगल है और कहीं पर पर्वत बने हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं। और भारत में भी आप देखते होंगे कि न जाने भारत के अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वे सभी लोग क्या हैं कि मातृभूमि के पुत्र हैं। इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। फिर भी जैसे ही भारत है, उस भारत की एकता की अगर कहीं पर भी बात आती है तो अपना सौहार्द भाव पूरे देश का एक साथ में जागृत हो उठता है। वो खंडित नहीं है पूरा भाव, वो भाव जब एकता की बात आएगी तो हम एकदम से संयुक्त हो जाएंगे। सभ्यता रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता कि मातृभूमि तो किसी भी प्रकार का भेदभाव होता ही नहीं है, ये पहले भी आ चुकी बात। और पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग के लिए से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। और समन्वय के मार्ग पर, समानता का जो मार्ग है उस मार्ग पर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, ये पृथ्वी देती है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका प्रत्येक व्यक्ति है वो अगर अपने कंधों पर खड़ा नहीं हो जाता या अपने जो भावनाएं हैं वो देश के प्रति नहीं रख देता, तब तक राष्ट्र की उन्नति उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी की हम अपेक्षा करते हैं। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी पड़ेगी और राष्ट्र के प्रत्येक अंग का हमारे को ध्यान रखना ही पड़ेगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, अगर राष्ट्र का कोई ऐसा भाग है जहां पर अज्ञानता है और जो कमजोर क्षेत्र है वहां पर कुछ लोग इस प्रकार के निवास कर रहे हैं जो गरीबी की अवस्था में है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। लेकिन पूरा राष्ट्र का स्वास्थ्य है वो एक तरह से हम स्वस्थ नहीं कह सकते, क्योंकि किसी न किसी भाग में तो विकार पैदा हो ही गया है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार, आगे देखना, उदार भावना से संचालित होना चाहिए। और आगे लिखा है कि जन का प्रवाह है अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय
जन ने तादा में स्थापित किया और लोगों जो राष्ट्रीय जो जितने भी जो लोग हैं उन्होंने तादा में अपना जो सहयोग है या अपनी जो भावना है उसके साथ में जुड़ी हुई हैं प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उछलती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर और अमर है। कि इतिहास इस बात का गवाह है। उसमें इतिहास में हम ये भी पढ़ते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, काफ़ी हमारे को विपत्तियां झेलनी पड़ी हैं, फिर भी क्या होता है कि राष्ट्र निवासी जन की नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर और अमर हैं। आज भी हम इतिहास के माध्यम से बहुत सी बातें हैं वो सीखते हैं और सीखने के दौरान हम ये भी देखते हैं कि हमारे को कई प्रेरणा स्वरूप बातें हैं वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, एक नदी की बहाव की तरह है। हम जितने भी जो लोग हैं जो बह रहे हैं, समय की इस चाल में लगातार बहते जा रहे हैं और हम अपने उम्र के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव को पार करते जा रहे हैं, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा अपने कर्म और श्रम, अपनी कर्म कार्यों के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से कर्मों के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है और जीवन की अनेक ऊंचाइयों को हमारे को छूना पड़ता है। अनेक घाट हमारे को जिंदगी के देखने पड़ते हैं, अनेक पक्षों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। फिर अब राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो संस्कृति, उसका देखेंगे हम। राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। तीसरा अंग जिस संस्कृति को बताया गया है, मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। कि इस युग में जितने भी जो लोग हैं वो न जाने कितने सालों से रह रहे हैं और जो रहे हैं, यहाँ का जो कल्चर बना है, यहाँ की जो संस्कृति बनी है वो एक दिन में नहीं बनी है, उसके लिए न जाने बहुत लंबा समय गुजरा है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और बिना संस्कृति के जन की कल्पना तो हो ही नहीं सकती। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क और ये संस्कृति है, यही लोगों का मस्तिष्क है। एक तरह से जिस तरह से मस्तिष्क अगर मनुष्य का नहीं होगा तो मनुष्य किसी काम का ही नहीं है। तो हमारी संस्कृति अगर राष्ट्र के लिए नहीं होगी तो राष्ट्र है वो चलायमान हो ही नहीं सकता। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। कि राष्ट्र के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। कि राष्ट्र का विकास अगर होगा, वो अगर ऊंचाइयों पर उठेगा, तभी राष्ट्र की वृद्धि है वो संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विहरित कर दिए जाएं तो राष्ट्र को लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन की अपनी संस्कृति से विहरित कर दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। राष्ट्र है वो गायब हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन के विटप यानी कि जीवन का जो पादप है उसका पुष्प है वो संस्कृति है, उसका जो फूल है उस पौधे का वो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। कि राष्ट्रीय संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में, संस्कृति की जो सुंदरता है और सौरभ उसकी जो सुगंध है में ही राष्ट्र जन के जीवन और सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। उसी में जीवन की सुंदरता है और उसी में उसकी कीर्ति है वो समाहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में हमें राष्ट्र की संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। कि ज्ञान के क्षेत्र में हमने जो सोच विचार करके जो आविष्कार किया है या जो खोज की है, और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, अपने कर्मों के द्वारा जो कुछ भी हमने इस धरती पर बनाया है, इन दोनों के रूप में ही हमें राष्ट्र की संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। और इन दोनों का जब मिलन हो गया आपस में, तभी एक राष्ट्र की संस्कृति है वो बन जाती है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। कि इस राष्ट्र की प्रत्येक जो जातियां होती हैं, प्रत्येक वर्ग है, वो अपनी अपनी संस्कृति से पुष्पित और पल्लवित होकर एक प्रेरित संस्कृति का विकास करती है, प्रेरणा देने वाली संस्कृति का विकास है वो करते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन को अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित हैं। इसीलिए हम भारत में देखते हैं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रकार की ही संस्कृतियां हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। लेकिन सब जितने भी जो हमारे संस्कृति के क्षेत्र हैं वो सहिष्णुता, अपने
कोई भी ऐसा नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता है मानो, या जैसी मानो कि जातिगत सहिष्णुता है, जितनी भी है भावनाएं हैं वो रखते हैं और समन्वय पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं आपस में समानता के रूप में। फिर जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं। जंगल में आपने देखा होगा कि न जाने कितने प्रकार की लताएं हैं, बेलें हैं, वृक्ष हैं और अलग अलग टाइप की वनस्पतियां होती हैं। वो अदम्य भाव से बिना अपने दम घुटे हुए या अपने ऐसे कह लो कि अपने स्वतंत्र जीवन है वो जीते हुए पारस्परिक सम्मिलन से आपस में मिलन रखते हुए भी अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं और बिना किसी विरोध की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे एक पेड़ है जंगल में, तो उस पेड़ पर अगर लता है वो उसी पेड़ के सहयोग से तो उसी पेड़ पे चढ़ती है या उसी पेड़ पर अपना जीवन है वो उसको आगे बढ़ाती है, तो पेड़ और लता एक हो जाती है वहां पर। उसी प्रकार से आगे लिखा है, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। नदियां भी ऐसा ही करती हैं कि अनेक प्रकार की नदियां होती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बहती हैं, बहने के बाद में अंत में मिलती तो एक समुद्र में ही है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विविधियां और राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र की जो संस्कृतियां हैं या राष्ट्र की जो जीवन है लोगों का, वो अलग अलग प्रकार की हैं, उनकी विधियां अलग अलग तरीके की हैं। लोग हैं वो राष्ट्र, फिर भी राष्ट्र की संस्कृति में वो अपनी समन्वयता को रखते हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है और इसी प्रकार का जो व्यक्तियों का जो जीवन है समन्वय रखते हुए वो ही राष्ट्र का एक सुख देने वाला रूप बनता है। फिर आगे है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में मानो, कला के क्षेत्र में नृत्य करने वाले लोग हैं, गीत अनेक प्रकार के अलग अलग राज्यों में गीत गाए जाते हैं, आमोद प्रमोद के अनेक प्रकार के मनोरंजन रूपी जो साधन हैं, अनेक रूपों में राष्ट्रीयता जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं और वो अपनी अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह है इन विविध रूपों में साकार होता है और आत्मा का जो भी विश्वव्यापी आनंद भाव है, जितनी भी जो आत्माएं हैं, जितने भी जो लोग रह रहे हैं, वो अपने भावों को किस तरह से प्रकट करते हैं इस राष्ट्र में, उसके विविध रूप हमारे सामने साकार हो उठते हैं। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाह्य लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। माना कि बाह्य कुछ रूप हैं, बाह्य जो संस्कृति के जो रूप हैं वो हमारे को जरूर प्रभावित करते हैं, इस प्रकार के कुछ तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बताया गया है कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। फिर भी हमारी जो आंतरिक यहाँ के आनंद की जो संस्कृति है वो तो कुछ अलग ही है। वो सब की सब एक सूत्रता में बंधी हुई है, वो एकता में है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद और पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सहृदय सब चीज़ों को स्वीकार करने वाला है, हृदयता से जुड़ा हुआ है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, प्रकृति के हर आनंद को वो स्वीकार कर लेता है और उसी से ही आनंदित होता है। इस प्रकार उदार भावना में विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर हैं और इसी प्रकार की उदार भावना से विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर हैं और वो ही अलग अलग प्रकार के भारत के लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों, अलग अलग प्रकार के परिवेश से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार के भाव उन लोगों में हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि राष्ट्र के स्वास्थ्य को की उन्नति कर रहे हैं, वो उसके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। गाँव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। लोकगीतों के माध्यम से, अपनी लोक कथाओं के माध्यम से गाँव में हमें इस प्रकार का अमित भंडार है वो लोगों के बीच में देखते हैं। जहाँ आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है वहाँ पर लोग पूरे आनंद के साथ में जीते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है और इस तरह से ये जितने भी जो जीवन के विविध पक्ष हैं एक राष्ट्र के, उनका हमारे को स्वागत करने की जरूरत है। तो आगे है फिर, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, कि हमारे जितने भी जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने चरित्र को ध्यान में रखते हुए और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी किया है उसे सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उन्हीं के द्वारा चलाई हुई जो परंपराएं हैं उनको हम सहर्ष अपने गौरवता के साथ में उनको धारण कर लेते हैं। उनके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, उनके पराक्रम को अपने जीवन में हम उतारते हैं और यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। और इसी तरह से राष्ट्र का संवर्धन, राष्ट्र का बढ़ावा है या राष्ट्र किस तरह से उत्थान कर सकता है उसका एक प्रकार ये होता है।
जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता वरन अपने ही वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। और वहाँ पर जो भूतकाल जो बीता हुआ है वो वर्तमान काल को यहाँ पर किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा है, और वर्तमान है वो भविष्य की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही राष्ट्र है वो आगे बढ़ता रहे तो हम उस राष्ट्र का स्वागत करेंगे। फिर इस तरह से आपका राष्ट्र का स्वरूप अध्याय है वो पूर्ण होता है। अब आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको बताने हैं, देखते हैं। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी, संस्कृति, जन और राष्ट्र। तो सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्र ये विचारधाराओं की जननी है, जननी पृथ्वी को कहा गया है। फिर जन का मस्तिष्क है, जन का मस्तिष्क किसे बताया गया है? आप बताएं। नदी, पर्वत, राष्ट्र, संस्कृति। तो एक लाइन में ये भी बताया गया है कि जन का मस्तिष्क है संस्कृति। अगर मस्तिष्क ही नहीं है तो जन का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, तो इसलिए संस्कृति उत्तर हो जाएगा। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों, लोककथाओं में, प्राकृतिक के सौंदर्य में, जनमानस में, धर्म व विज्ञान में। तो संस्कृति का अमित भंडार जो भरा हुआ है वो गाँव में हम लोकगीतों और लोककथाओं के माध्यम से देखते हैं। फिर कुछ संक्षेप में प्रश्न है छोटे, वो भी आपको बताने हैं कि पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो पृथ्वी पर अनेक रत्नों को धारण किए हुए है, उनमें अमूल्य अनेक निधियां इसके गर्भ में हैं, तो इसके कारण पृथ्वी है वो वसुंधरा कहलाती है। जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य क्या है? कि जागरणशील राष्ट्र है उसके लिए आनंद रूपी कर्तव्य यही है कि मनुष्य है उसको अपने निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है, राष्ट्र के विविध पक्षों का ध्यान रखना है, यही उसके लिए जरूरी है। सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला कब दिखाई देगा? और सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार में अगर हम डूबे हुए हैं, जब हमारे को अपना वास्तविक ज्ञान है उसका हमारे अंदर उदय होगा तो हमारे अंदर ही उसका उजाला दिखाई देगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो बताने हैं थे आपको। अब जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आपको प्राप्त हो सके, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहें। और जब जब समय पर वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन की सूचना मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।